नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 7 के लिए जिस तरह हमने पहले वीडियो में पूरा MCQs देखा था, उसी तरह अब हम यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 3 से जो आएगा। व्याकरण विभाग है हमारा, और इस व्याकरण विभाग में हम सबसे पहले देखेंगे तो नीचे है प्रश्न नंबर 3। इस प्रकार है, नीचे दिए गए वाक्यों में से रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। तो हमें क्या करना है, लिंग का परिवर्तन करना है। स्त्रीलिंग हो तो पुल्लिंग करना है, और पुल्लिंग हो तो हमें उसे स्त्रीलिंग करना है। तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पे दिया, घोड़ा दौड़ रहा है, तो सामने दिया हुआ है उसका उत्तर घोड़ी दौड़ रही है। ठीक है, इसी तरह हम आगे का वाक्य देखेंगे कि सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूँगा, तो उत्तर है सिठानी ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगी। दूसरा है बंजारे को बहुत दुख हुआ, तो वो नीचे उसका देखेंगे परिवर्तित वाक्य, बंजारिन को बहुत दुख हुआ। इसके बाद है आगे का, ऊँट की पीठ पर सामान लादा है, तो उत्तर इस प्रकार है ऊँटनी की पीठ पर सामान लदा है। इसके बाद देखें मैदान में लड़का खेल रहा है, तो हम देखेंगे वाक्य कैसे परिवर्तित करते हैं। मैदान में लड़की खेल रही है, लड़के की जगह पर लड़की हो गया। ठीक है, अब इसके बाद का आएगा आगे, और इसी तरह कि अब हम देखेंगे प्रश्न इसके बाद का जो 5 है, संज्ञा रेखांकित शब्द की संज्ञा पहचानिए। मतलब जिसके नीचे रेखा की हुई है वो कौन सी प्रकार की संज्ञा है, वह हमें क्या करना है, पहचानना है। तो पहला वाक्य है सैनिक हमारे देश की रक्षा करता है, तो ये कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक उसी प्रकार दूसरा वाक्य देखेंगे, हमें देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए, तो ये कौन सी संज्ञा है, यह भी जातिवाचक संज्ञा है। नंबर 3, गंगा भारत की नदी पवित्र नदी है, ये कौन सी संज्ञा है, यह भी जातिवाचक संज्ञा है। इसके बाद आगे देखेंगे, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। तो पहला हम देखेंगे यहाँ पर हमारे देश के सैनिक बहादुर है, तो बहादुर कौन सा है, यह भी जातिवाचक संज्ञा है। हमारी गाय का नाम गौरी है, तो गाय क्या हुई, जातिवाचक संज्ञा। कुत्ता वफादार प्राणी है, तो कुत्ता कैसा वफादार प्राणी है, वफादार मतलब कुत्ता क्या हुआ, वह भी संज्ञा है, कौन सी, जातिवाचक। इन वाक्यों में रेखांकित सैनिक, गाय, नदी और कुत्ता ये किसी के विशेष नाम नहीं हैं। इन नामों से इनकी पूरी जाति का बोध होता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे देखेंगे, नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है, ये क्या है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक उसका तीसरा वाक्य देखेंगे, हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो वो भी क्या है, जातिवाचक है। इसके बाद देखेंगे, नीम गुणकारी पेड़ है, तो ये भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अब आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 2, विराम चिन्हों और उनके नाम की जोड़ बनाइए। तो यहाँ पर जो चिन्ह है, जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह है, वाक्य पूर्ण होने का है, उद्गार चिन्ह है, फिर यहाँ पर हम देखेंगे तो पूर्ण अल्प विराम है, फिर कोष्टक में जो है योजक चिन्ह है, और दोहरा उत्तरण चिन्ह है। तो यहाँ पर हमें इन चिन्हों को, सामने की जो जोड़ है उन चिन्हों को मिलाना है। तो पहला चिन्ह है प्रश्नसूचक चिन्ह है, दूसरा है कि जो वाक्यों को पूर्ण करता है, तो उसे हम कौन सा चिन्ह कहेंगे, पूर्ण विराम चिन्ह कहेंगे। तीसरा चिन्ह है वह है उद्गार चिन्ह, जिसे विस्मय चिन्ह कहेंगे। उसके बाद का जो है फुल स्टॉप जिसे लगाते हैं उसे हम कहेंगे अल्प विराम कहेंगे। इसके बाद का चिन्ह है यहाँ पर अवतरण चिन्ह है जो ऊपर दिया हुआ है, और उसके बाद का चिन्ह है योजक चिन्ह है, जो कोष्टक के अंदर एक आड़ी सी लाइन है।
अब हम देखेंगे मुहावरे। मुहावरे अर्थ और वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो मुहावरे दिए हैं उन्हें हमें क्या करना है, अर्थ और वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है हृदय हिला देना, मतलब उसका अर्थ होगा हृदय को द्रवित कर देना। तो वाक्य में प्रयोग करेंगे, शहीदों की ये कहानियाँ हमारे हृदय हिला देती है। दूसरा है मार खा जाना, तो जिसका अर्थ होगा नुकसान होना। तो उसको हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, सूखे के कारण किसानों को बहुत मार खानी पड़ी। तीसरा वाक्य देखेंगे, फूटी कौड़ी न होना। तो यहाँ पर हम उसका अर्थ देखेंगे, बहुत गरीब होना या पास में पैसा न होना। वाक्य में प्रयोग करेंगे, लड़का मिठाई कैसे लेता, उसके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। इसके बाद का वाक्य देखेंगे, कोई चारा न होना। तो यहाँ पर उसका अर्थ होगा कोई उपाय न होना या कोई रास्ता न होना। उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, कर्ज लेने के सिवा गुप्ता जी के लिए और कोई चारा नहीं था। इसके बाद का देखेंगे, डाका डालना, मतलब चोरी करना, लूटने के लिए हमला करना। वाक्य में प्रयोग करेंगे, कल रात चौधरी जी के घर डाकुओं ने डाका डाला। इसके बाद का देखेंगे छठा, 9-2-11 होना, मतलब भाग जाना। वाक्य में प्रयोग करेंगे, पुलिस के आने के पहले ही अपराधी क्या हो गया, 9-2-11 हो गया। प्रश्न 3 देखेंगे, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्ठक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक कोष्ठक बना हुआ है जिसमें हमने 5 शब्द दिए हैं, सुबह, खुशी, खुशबू, बहुत, मुस्कान। इन शब्दों को हमें ढूंढना है और फिर उन शब्दों को ढूंढने के बाद हमें क्या करना है, ये जो शब्द है इनका सामने जो है समानार्थी, मतलब एक जैसा अर्थ निकले और अन्य शब्द बनते हों, ऐसे शब्द ढूंढ के हमें लिखना है और उन्हें हमें क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। खुशी, तो खुशी का हम ढूंढेंगे, देखो यहाँ लाइन खींची हुई है, आनंद। अब हम उसे वाक्य में प्रयोग करेंगे, आज शहर में बड़ा आनंद आया। सैर माने घूमना, मतलब आज जब सैर करने गए या घूमने गए तब हमें क्या हुआ, क्या है, खूब मज़ा आया, आनंद आया। दूसरा देखेंगे, खुशबू माने सुगंध। तो यहाँ पे खुशबू माने सुगंध है, तो उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, मुझे गुलाब की खुशबू अच्छी लगती है। तीसरा, बहुत ज़्यादा, मतलब वाक्य में देखेंगे, आज ठंडक ज़्यादा है ना। चौथा देखेंगे, हम छोटे छोटे से वाक्य बनाएंगे, मुस्काना, मतलब हंसना। वाक्य में प्रयोग करेंगे, जोकर को देखकर हंसना आता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे, यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिंक, मतलब वचन बदलकर लिखिए। हमें क्या करना है, एक वचन को बहुवचन करना है और बहुवचन को एक वचन करना है। तो शब्दों की लिंक बदलना है, लड़का, लड़के, छाता, छाते, रुपया, रुपये, रुपया, रुपये, पैसा, पैसे, बेटा, बेटे, प्याला, प्याले। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो एक एक वाक्य में हमें सवाल के जवाब लिखने हैं, जिसमें पहला है, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे थे। तो उत्तर देखेंगे हम यहाँ पर, गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है। नंबर 3, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है। तो उत्तर इस प्रकार है, जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती तब उसमें हवा भरी जाती है।
ट्यूब में हवा भरने से टायर कड़ा मतलब ठोस बनता है। टायर कड़ा होने पर ही साइकिल ठीक से चलती है। आगे का देखेंगे। रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? तो उत्तर इस प्रकार है। बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था, इसलिए रिक्शे वाला बाइक से टकराया। नंबर 4, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? तो उत्तर इस प्रकार है। टायर फटने का प्रभाव रिक्शा, कारों और मकानों पर नहीं पड़ा। मोची क्यों रास्ते पर आ गया? तो उत्तर इस प्रकार है। टायर फटने की वजह से, टायर फटने की आवाज़ से डर कर मोची रास्ते पर आ गया। आगे देखेंगे ये मौखिक प्रश्न से और प्रश्न ऊपर का, जिसमें पहला है सुबह होते ही क्या होता है? तो उत्तर इस प्रकार है। सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती है, कलियां खिलने लगती है, खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैल जाती है। मैदानों में, दूसरा प्रश्न देखेंगे, मैदानों में हरियाली कब लहराती है? तो उत्तर इस प्रकार है। मैदानों में हरियाली वर्षा ऋतु में लहराती है। इसके आगे का प्रश्न देखेंगे कि राधनपुर कहाँ है? तो हम देखेंगे राधनपुर उत्तर गुजरात के पाटन ज़िले में है। राधनपुर कहाँ है? उत्तर गुजरात के पाटन ज़िले में है। इसके बाद का दूसरा देखेंगे, बंजारे क्या करते थे? तो उत्तर इस प्रकार है। बंजारे व्यापार के लिए माल सामान लाने ले जाने का काम करते हैं। नंबर 3, लाखा बंजारा रुपये लेने किसके पास गया? तो उत्तर इस प्रकार है। लाखा बंजारा रुपये लेने राधनपुर के एक सेठ के पास गया। अब हम देखेंगे आगे, बिल भरने के लिए, 9वां क्वेश्चन देखेंगे, बिल भरने के लिए कतार में खड़े ना होने वाले सज्जन ने अपने पोते को क्या सिखाया था? उत्तर इस प्रकार है। बिल भरने के लिए कतार में खड़े न रहने वाले सज्जन ने अपने पोते को सिखाया था कि कोई भी काम कभी गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। 10वां, जग में सम्मान कब मिलता है? उत्तर है जब कथनी और करनी समान होती है, तब जग में सम्मान मिलता है। अब यहाँ पर देखेंगे हम बड़े प्रश्न जो 2 या 3 वाक्य में लिखना है, वह इस प्रकार है। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जिसमें पहला प्रश्न का उत्तर है हमारे देश की, पहला प्रश्न है हमारे देश की क्या विशेषता है? उत्तर इस प्रकार है, हमारे देश में भिन्न भिन्न रंग, रूप और रंग पहनावे वाले, एक अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। इनके बावजूद यहाँ के लोग एक हैं। इस तरह विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। नंबर 2, सभी नदियाँ कब एक होती हैं? तो उत्तर इस प्रकार है, सभी नदियाँ अलग अलग स्थानों से निकलती हैं, उनके बहाव भी अलग अलग हैं, परंतु जब वे
सागर में मिलती हैं तब एक हो जाती है। चौथा प्रश्न देखेंगे, हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है? तो उत्तर इस प्रकार है, वर्षा ऋतु आने पर मैदान में हरी घास उगाती है, खेतों में हरी फसलें लहलहाती हैं, हरे भरे पेड़ पौधे झूम उठते हैं, बागों और जंगलों में भी हरियाली की बहार छा जाती है, सूखे पर्वत हरे हो जाते हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु में धरती पर जहाँ देखो वहाँ हरियाली दिखाई देती है। नंबर 4, टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ? उत्तर इस प्रकार है, टायर फटने के बाद टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा, कुंजड़िन के सिर पर रखी टोकरी से सब्जियां जमीन पर बिखर गईं, तोता घबरा कर उड़ने लगा, डोरी से बंधे हुए गुब्बारे अलग होकर हवा में उड़ने लगे, मोची का सामान इधर उधर बिखर गया, लेटा हुआ कुत्ता भागने लगा। पांचवा देखेंगे, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? उत्तर इस प्रकार है, सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था, कुत्ते ने चोरों का पीछा किया, चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया, फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। अब यहाँ पर देखेंगे जो आखिरी प्रश्न है हमारा, ढांचे पर से कहानी बनाना। और ढांचे पर से हमें कहानी बनाना है तो हमें उसमें से यहाँ पर मैंने जो ढांचे में कुछ दिए गए हैं शब्द, उन वाक्यों को रखकर हमें पूरी कहानी बनानी है। तो ऊपर तो सारे लिखे हुए हैं। एक नौकर द्वारा हार चोरी करना, सेठ का सभी नौकरों से पूछना, किसी का चोरी कबूल न करना, सेठ द्वारा युक्ति करना, प्रत्येक को 7-7 इंच की लकड़ी देना, जादू की छड़ी होने की बात कहना, दूसरे दिन दिखाने को कहना, चोर की लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी, घर जाकर हार चुराने वाले नौकर का 1 इंच लकड़ी काटना, दूसरे दिन चोर का पकड़ा जाना। कहानी का नाम है सेठ की चतुराई। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहला पैराग्राफ में क्या लिखना है। पहले फकरे में, सुंदर नगर में माणिकचंद नाम का एक सेठ रहता था। आप कोई भी गांव का नाम लिख सकते हो। उसके घर में कोई नौकर चाकर थे, मतलब उसके घर में बहुत सारे नौकर चाकर थे। दूसरे पैराग्राफ में लिखेंगे, एक दिन सेठानी अपना कीमती हार मेज पर ही रखकर किसी काम से चली गई। एक नौकर ने मौका देखा और हार चुरा लिया। सेठानी लौटकर आई तो मेज पर हार न देखकर सन्न रह गई। उसने सेठ से हार की चोरी की बात की। सेठ ने सभी नौकरों को बुलाकर पूछा, परंतु किसी ने हार की चोरी कबूल नहीं की। सेठ बुद्धिमान थे, उन्होंने एक युक्ति की। उन्होंने प्रत्येक नौकर को 7 इंच की एक लकड़ी दी और कहा, देखो यह जादू की लकड़ी है, तुम इससे घर ले जाओ।
कल लाकर मुझे दिखाना। जिसने हार चुराया होगा उसी की लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। अब हम इसके बाद के पैराग्राफ में लिखेंगे। सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर घर गए। हार चुराने वाले नौकर ने सोचा, मैंने हार की चोरी की है, इसलिए मेरी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। क्यों ना मैं 1 इंच लकड़ी काट दूं, तो 1 इंच बढ़ने पर भी वह 7 इंच की ही रहेगी। ऐसा सोचकर उसने अपनी लकड़ी 1 इंच काट दी। इसके बाद के पैराग्राफ में देखेंगे हम। दूसरे दिन सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर सेठ के घर पहुँचे। सेठ ने प्रत्येक की लकड़ी देखी। एक नौकर की लकड़ी 1 इंच कम थी। जरा सा धमकाने पर उसने चोरी कबूल कर ली। सेठ ने उससे हार वापस लिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद का पैराग्राफ देखेंगे। इस तरह सेठ ने युक्ति से हार को चुराने वाले नौकर को पकड़ लिया। अब हम इसकी बाद की कहानी देखेंगे, जिसमें है एक और कहानी है जो बातूनी कौवा। यहाँ पर हमने कुछ चित्र भी रखे हुए हैं और विशेष रूप से हमने देखेंगे कि यहाँ पर उसके छोटे छोटे से जो वाक्य हैं वो दिए हुए हैं, उनको रखकर हमें पूर्ण करना है। तो यहाँ पर हम उसकी कहानी का नाम देंगे बातूनी कौवा। तो कहानी इस प्रकार है। पहले पैराग्राफ में लिखेंगे। एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था। वह बहुत बातूनी था। वहीं 2 हंस भी रहते थे। वे उसके अच्छे मित्र बन गए थे। दूसरे पैराग्राफ में लिखेंगे। एक साल वहाँ बरसात बहुत कम हुई। तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। वे एक लकड़ी ले आए और उसका एक एक सिरा अपनी अपनी चोंच में पकड़ लिया। बीच का भाग कछुए ने अपने मुंह से पकड़ लिया। हंसों ने कछुए से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत। बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। फिर इसके बाद का जो पैराग्राफ है वो देखेंगे। दोनों हंस कुछ कछुए को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में एक गांव आया। गांव के लोग इस प्रकार कछुए को लेकर उड़ते हुए हंसों को देखने के लिए जमा हो गए। लोगों को देखकर कछुए से चुप न रहा गया। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह ज़मीन पर गिर पड़ा और मर गया। तो यहाँ पर आपकी जो कहानी है वह पूर्ण होती है। अब आपकी रह गई यहाँ पर काव्य पूर्ति। तो हमारी 2 कविताएं हैं। उन कविताओं में से आपको कोई भी एक कविता की पंक्ति दी जाएगी और वह आपको पूर्ण करना है। ठीक है। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों।